Hey dear, this is Asif here. How are you? फ्रेंड्स, एज यू नो डेट हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं रिवीजन लेक्चर का, और ये उस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ये बात किया था रिवीजन सीरीज के लेक्चर में कि लाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इमेज क्या होते हैं, इमेज के टाइप्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके बारे में बात किया था दोस्तों। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि मैंने डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि अगर आप इस व्यू से इस वीडियो को देखने आए हैं कि मैं इससे कुछ पढ़ के सीख लूँगा और आप फ्रेशर हैं, आप लाइट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। मेरे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन लेक्चर के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के 2 घंटा पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये ओनली फॉर रिवीजन पर्पज से बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन तक बात कर लिया था, प्लेन मिरर के यूजेज तक बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के। दोस्तों स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर, आप नाम से सुन रहे हो कि स्फेयर, तो स्फेयर मीन्स क्या? स्फेयर मीन्स किसी स्फेयर को कट करके जो मिरर को बनाया जाता है, किसी होलो स्फेयर को कट करके किसी मिरर को बनाया जाता है, उसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, और वो होलो स्फेयर ग्लास का होना चाहिए दोस्तों, उसी को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कनकेव मिरर, एक होते हैं कन्वेक्स मिरर। एज यू नो डेट, आप पीछे के सारे चीज़ों को पढ़े होंगे, तो ये रिवीजन लेक्चर है। कनकेव मिरर किस तरीके से दिखता है, कनकेव मिरर किस तरीके से दिखता है, आपको मालूम होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर कन्वेक्स मिरर क्या है, तो कन्वेक्स मिरर हम लोग उसको बोलेंगे कि द मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, बल्ज आउट होता है, उसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कनकेव मिरर उसको बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बेंट इन होता है, यानी अंदर की ओर झुका हुआ था, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। द मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इन सरफेस, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। जैसे मतलब मेरा हाथ ये देखिए, तो अगर इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा मेरे हाथ के इस साइड से, तो दिस इज कनकेव मिरर। अगर मेरे हाथ के इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, ये मेरा बाहर निकला हुआ बल्ज आउट सरफेस है, तो ये होगा कन्वेक्स मिरर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर समझ में आ गया होगा। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कुछ पॉइंट ये होते हैं कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर जो होता है वो किसका पार्ट होता है? होलो स्फीयर का पार्ट होता है। तो जब वो होलो स्फीयर का पार्ट होता है, तो उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस मान लीजिए कनकेव मिरर है गोल, तो इस कनकेव मिरर को इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये गोल एक स्फीयर बन जाएगा। नहीं, इस तरीके से गोल ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। जब ये एक स्फीयर बन जाएगा दोस्तों, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। इसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का एक मिड पॉइंट होता है बीच, कनकेव मिरर के मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। कनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और आपको एक बात बता दूं, पोल मिड पॉइंट है, तो पोल के जस्ट सामने क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक लाइन काटते हुए जाएगी, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, और वो इमेजिनरी लाइन पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करती है? कट करती है। ठीक है, उसी से पास होती है। आई होप आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा, पोल क्या होता है समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है समझ में आ गया होगा। वेरी गुड सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? तो वेट देखिए दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के बीच के डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं ना, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है। अब फ्रेंड्स, फोकस किसे बोलते हैं? सही बात है, जस्ट वेट। देखिए फ्रेंड्स, फोकस हम लोग किसको बोलते हैं? सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए। फोकस का डिफिनेशन बहुत जगह बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। कहीं पे दिया रहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद कट करता है, तो जिस पॉइंट पे कट करता है उसको फोकस बोलते हैं। ये भी एक डिफिनेशन है, लेकिन सबसे आसान डिफिनेशन, अगर सारे डिफिनेशन को आप भूल जाइए तो सिंपल से याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
कि मिड पॉइंट जो होता है उस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई फोकस का डिफिनेशन पूछे तो यू कैन टेल देम द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। आपके बुक में एक डिफिनेशन दिया रहता है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा फिर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को कट करेगा उसको फोकस बोलते हैं। तो सेम वही पॉइंट जो होता है मिड पॉइंट होता है सेंटर और पोल के बीच में होता है। तो दोनों डिफिनेशन में से कोई डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। हम जहाँ तक मानते हैं कि सबसे सिंपल डिफिनेशन होता है कि आप बोल दीजिए सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसी को फोकस बोलते हैं। सर फोकल लेंथ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं? तो फोकल लेंथ बोलते हैं फोकस और पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ को भी एफ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, फोकस को एफ से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है, पोल को पी से डिनोट किया जाता है। सर एक क्वेश्चन है, क्या है सर? अपर्चर किसे कहते हैं? अपर्चर किसे कहते हैं? तो सिंपल सा अपर्चर का मतलब हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मिरर है, कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, कोई भी हो, तो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, तो ये मिरर का जो हाइट है ना, देख रहे हैं मिरर का हाइट इतना बड़ा हाइट है। एक मिनट ये देखिए, मान लीजिए कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का ये जो हाइट है इतना बड़ा हाइट है। कितना बड़ा हाइट हुआ? इतना बड़ा हाइट हुआ, इतना बड़ा हाइट हुआ। देखिए यहाँ से ऐसे हम मेजर किए तो इतना बड़ा हाइट हुआ। तो इस हाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। यानी किसी भी मिरर के जो हाइट होते हैं, लेंथ होते हैं, जो लेंथ होते हैं वर्टिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं कि कनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन का और कन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्मेशन का। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? तो देखिए, मेरे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो खैर मैं एडिट भी कर दूंगा, मैं एडिट करके छोटा सा एडिटिंग में मैं ऊपर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप बस इतना समझिए, देखिए समझते चलिए। हम लोग बात कर रहे हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। यानी कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है? तो आप उस ऊपर में देख लीजिएगा, ऊपर में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर स्क्रीन पे सामने आपको शो होगा। उसमें आपका इमेज फॉर्मेशन का जो डायग्राम है, ड्राइंग है, उसमें दिख रहा होगा आपको, और मैं बता रहा हूँ तो आप सुनिए। देखिए पहला रूल क्या है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस को कट करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को कट करेगा। फर्स्ट नंबर रूल। रूल नंबर टू क्या कहता है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाता है। ठीक। रूल नंबर 3, जब कोई रे फोकस से पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रूल नंबर 1 क्या बताएं कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस को कट करेगा। रूल नंबर 3 क्या होता है? जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से कट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। 1 और 3 क्या है? अपोजिट है। रूल नंबर 2 बताएं, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगा तो उसी पे चला जाएगा। सर रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब भी कोई रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा। यानी सेम एंगल बनाते हुए निकलता है। तो ये लास्ट केस हो गया। यानी 4 केस बता दिए, आपको इमेज डायग्राम दिख रहा होगा, आप वहाँ से और समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन मिरर नहीं, कनकेव मिरर। यानी कनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो इन्हीं 4 रूलों का यूज करके हम लोग कनकेव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार हम चारों के चारों रूल का रिकॉल करा देते हैं। पहला रूल, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस को कट करेगा। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो फोकस को उसी पे वापस चला जाएगा। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी पे वापस चला जाएगा। तीसरा, जब कोई रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। चौथा, जब कोई रे पोल पे जाएगा तो वो सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आई होप आपको चारों रूल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, सुनिए, क्योंकि सुनिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं तो लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं तो नंबर कम आएगा तो पापा जी पीटेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। 6 केस है, 6 केस पढ़ेंगे। देखिए यूजुअली आपके बुक में दिया रहता है कि फोकस और पोल के बीच से, लेकिन मैं यूजुअली मेरा पढ़ाने का जो तरीका है मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, इन्फिनाइट से पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी पहले इन्फिनाइट से मैं स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे मैं पास में आऊँगा। मैं पास से दूर नहीं जाता हूँ बल्कि दूर से पास आता हूँ। ठीक है। पास से दूर कौन जाता है पता है? वही सब जो आप सोच रहे हैं, वो पास आके दूर चला जाएगा। डोंट बी लाइक दैट,
दूर से पास आइए आप। चलिए वो सब बातें नहीं, मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर से इनफाइनाइट दूरी पे रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो उसका इमेज जो बनता है फोकस पे बनता है। किस तरीके से इमेज फोकस पे बनता है, तो एक रे, देखिए इमेज का फॉर्मेशन के लिए दो रे का होना जरूरी है। हालांकि दो रे से एक रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, कम से कम दो रे का होना जरूरी है। और बहुत सारे रे हो सकते हैं, लेकिन दो रे हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग का फिगर जो हो घिचमिच ना हो, घौच पौच ना हो, इसलिए दो रे से हम लोग को साफ सुथरा दिखता है। नहीं तो एटलीस्ट टू रेज आर नेसेसरी टू फॉर्म अ इमेज ऑन एनी टाइप्स ऑफ मिरर। तो एक कनकेव मिरर है, और उस कनकेव मिरर से बहुत इन्फानाइट दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक इन्फानाइट से रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस से कट करेगा। एक और रे नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस को कट करेगा। तो दोनों रे फोकस पे कट किए, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का बनेगा, और इमेज का साइज जो होगा वेरी वेरी डिमिनिश साइज का इमेज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा केस का, पहला केस में पढ़े कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उसका साइज बहुत 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 छोटा होगा। दूसरा केस पढ़ते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सी, जब कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा, तब इमेज कैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे इमेज देखिए स्क्रीन पे। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि एक कनकेव मिरर है, एक रे जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर टिप से आ रहा है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस को कट करेगा। दूसरा रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, और फोकस से गुजरने के बाद रिफ्लेक्शन होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो इमेज कहाँ पे कट करता है, वो सी और एफ के बीच में कट करता है, और सी एफ के बीच में कट करता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो उस तरीके से इमेज बनता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। वो इमेज क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। आई होप आपको दूसरा केस भी समझ में आ गया होगा। तीसरा केस क्या कहता है दोस्तों, तीसरा एक केस ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो आपको पता होगा कि इमेज भी सी पे ही बनेगा। एक मिरर लेंगे, इमेज में देखिए एक मिरर है, एक सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया होगा और वो फोकस को कट किया होगा, दूसरा रे फोकस से गुजरा होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया होगा। दोनों जहाँ पे कट किया होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सी के नीचे कट किया होगा, और सी पे इमेज बना होगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बना होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो उसका इमेज सी पर ही बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और उसका जो साइज होगा सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज भी बनेगा। तीसरा केस भी समझ गए होंगे। चौथा केस में आते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रहेगा तब कहाँ पे इमेज बनेगा। तो एक मिरर लेंगे, सी के और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। सर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हर केस में हम लोग एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जा रहे हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पैरेलल जाता है वो फोकस से कट करता है। ये क्या रूल है, तो ये रूल को याद रखिएगा। वही चारों रूल से इस सब इमेज का फॉर्मेशन करा रहे हैं। और एक रे को या तो प्रिंसिपल फोकस से ले जा रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा दे रहे हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तो उसी पे वापस कर देंगे। आपको इमेज में दिख रहा होगा इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप प्रैक्टिस 2-4 बार करोगे तो आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहता है तो उस वहाँ से एक रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस को कट करेगा। दूसरा रे फोकस से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। वो दोनों रे जाकर कहाँ मिलेगा, वो दोनों रे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेगा, वहीं पे जाकर कट करता है तो वहीं पे इमेज बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज बनता है सी के पीछे, बिहाइंड द सी। और वो जो इमेज का नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और उसका साइज जो होता है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो लार्जर देन द जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज जो बनेगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो सी के पीछे इमेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप यहाँ स्क्रीन पे इमेज भी अभी देखे होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं केस नंबर कि जब ऑब्जेक्ट एफ फोकस पे रहेगा, क्योंकि सी एफ पे अभी पर है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे, यानी केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या कर रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ फोकस देन वेयर इज इमेज फॉर्म्ड। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा
तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक फोकस से कट करेगा, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, फिर उसी पे वापस चला जाएगा। वो दोनों रे जाकर मिलता है इन्फिनाइट पे। कहाँ पे मिलता है? जाकर इन्फिनाइट पे। तो जब दोनों रे जाकर इन्फिनाइट पे मिलता है तो इमेज भी कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पे बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब पहला केस पढ़े थे क्या? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बन रहा है, नहीं तो जस्ट उल्टा है। नहीं, पहला केस पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रहेगा तो इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनाइट पे। और दूसरा केस पे है कि जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में मर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के पीछे मर रहा है। आप इस सबको रिलेट कीजिए, तभी सीखिएगा। फिजिक्स है, सीखिए। फिजिक्स इज ए सिंपल साइंस। इफ यू लर्न यू कैन बी अ जीनियस। लास्ट केस में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को लास्ट केस डिफ़िकल्ट लगता है, उनसे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअली लास्ट केस इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है कि बहुत सारे बच्चों जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को पहचान नहीं पाते। तो देखिए लास्ट केस है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तब उसका इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज जो बनता है इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, मिरर के सामने बनता है, और वो इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और फोकस को कट किया, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, फिर उसी पे वापस आ गया। जब कोई आदमी पीछे से देखेगा तो उसको लगेगा कि वो रे जो है ना कहीं मिरर के पीछे से आ रहा है। तो इस केस में जो है इमेज मिरर के आगे सामने बनता है, और ये जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। तो कनकेव मिरर में 6 केस होते हैं। 6 केस में मात्र ओनली 1 केस है जो ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रहता है, उसी समय एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। आपने इमेज में देखा भी होगा कि किस तरीके का इमेज बनता है, और ये जाहिर सी बात है रिवीजन लेक्चर है तो आपने बहुत बार इसको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो इस तरीके से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो मात्र ओनली एंड 1 केस होता है। आप याद रखिएगा कि मात्र एक ही केस होता है। उसी केस में क्या होता है कि इमेज जो है बनता है किसके? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन का 6 केस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका समरी दे देता हूँ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तीसरा, जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा इमेज सी पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा इमेज सी के पीछे बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जब ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज मिरर के सामने बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। आई होप आपको सारे के सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें बहुत आसान है याद करना, बहुत आसान है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई आदमी दुनिया का हेल्प नहीं कर सकता है। नीदर मी, नीदर योर टीचर, नीदर एनीवन। बोला जाता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड कैन यू हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। यानी इस दुनिया में अगर आप अपने आप को मदद नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी आदमी आपका मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा। अदरवाइज सोचिएगा कि मेरा वीडियो देख ले, किसी का वीडियो देख ले, कुछ नहीं होने वाला है। बस वीडियो देखिएगा, ख़त्म हो जाएगा, मेरा वॉच टाइम हो जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको एफर्ट खुद से लगाना है। आप अपना एफर्ट खुद से लगाइए, आप इसको सीखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो कनकेव मिरर का यूज हम लोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। कनकेव मिरर का यूज टर्च के रिफ्लेक्टर में लगा होता है। कनकेव मिरर का यूज गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। कनकेव मिरर का यूज सोलर कुकर में किया जाता है। ये सब कनकेव मिरर का यूज है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे अच्छा लगा। और आपको कोई भी टॉपिक में, लाइट चैप्टर का हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हो, या फिर कोई टाइप का न्यूमेरिकल में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन अप कीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पे स्पेसिफिक
स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर वैसा वीडियो आपको बनाऊंगा और दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही बात करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेक्स मिरर को कवर करेंगे और फिर कन्वेक्स मिरर को कवर करने के बाद उसमें इमेज मिरर फार्मूला के बारे में भी हम बताएंगे और मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं स्पेशली कुछ न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो वो वीडियो में रिवीजन वाला वीडियो नहीं होगा, वो वीडियो स्क्रीन पे होगा जिसमें हम लिखेंगे कुछ न्यूमेरिकल और आपको उस तरीके से हम बता देंगे। तो हालांकि वो लेक्चर रिवीजन के सीरीज में नहीं आएगा, वो अलग सीरीज में आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले रिवीजन के सीरीज को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल वगैरह करवाऊँगा। तो देखूँगा मैं, मुझे जैसा कंफर्टेबल फील होगा और आप लोग जैसा बताइएगा उस तरीके से मैं आप लोग को गाइड कर दूँगा। सो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और खूब पढ़िए, खूब लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ शुरू में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टीचिंग इज़ माई पैसन। अगर मुझे कोई लाइक करे या ना करे, कोई मुझे पैसा दे या ना दे, मुझे पढ़ाने के लिए कोई पैसा बहुत कम दे, स्टिल आई विल बी टीच, बिकॉज इट्स माई पैसन नॉट प्रोफेशन। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जाइए, पढ़िए, धूम मचाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।